हेलो स्टूडेंट्स, हमारी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग गणित में पढ़ते हैं समांतर श्रेणी या फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के विषय में। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इनसे रिलेटेड कई सवाल जो होते हैं वो आपके स्कूली एग्जाम के साथ साथ कॉम्पिटिशन में भी पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग इनका डेमो प्राप्त करेंगे जिसमें बेसिकली हम लोग को समांतर श्रेणी के बारे में जानकारी हासिल हो पाई। तो क्या होता है समांतर श्रेणी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? तो याद रखिएगा, समांतर श्रेणी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन संख्याओं की वह सूची या लिस्ट है जिसमें पहली संख्या या प्रथम पद की संख्या को छोड़कर बाकी बाद में आने वाली प्रत्येक संख्या अपने ठीक पहले वाली संख्या में एक निश्चित राशि जोड़कर प्राप्त की जाती है और उसको हम संक्षिप्त में ए पी के नाम से निरूपित करते हैं। ए फॉर अरिथमेटिक, पी फॉर प्रोग्रेशन। जैसे उदाहरण के तौर पर हम एक संख्याओं की सूची लेते हैं। जैसे संख्याओं की वह सूची है 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश डैश। ठीक है, तो संख्याओं की ये जो सूची या लिस्ट देख रहे हो उसमें अगर पहली संख्या वो हम लोग छोड़ दें, शून्य को अगर छोड़ दें तो शून्य के बाद में आने वाली जितनी सारी संख्याएं आई है वो अपने से ठीक पहले वाली संख्या में एक निश्चित राशि जोड़कर प्राप्त की गई है। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पर जो दूसरी संख्या के रूप में 1 आई है वो अपने से ठीक पहले वाली संख्या शून्य में कितना जोड़कर प्राप्त हुई है? 1 जोड़कर प्राप्त की गई है। यानी 1 से ठीक पहले में आने वाली जो संख्या शून्य है उस शून्य में जब 1 की राशि जोड़े हैं तो हमें दूसरी राशि प्राप्त हो गई है 1 के रूप में। उस प्रकार से इसमें जो तीसरी संख्या आई है 2, वह 2 की राशि किस प्रकार से प्राप्त की गई है? तो 2 की राशि अपने से ठीक पहले वाले पद यानी दूसरे पद 1 में एक निश्चित रकम 1 को जोड़ करके प्राप्त की गई है, क्योंकि 1 की राशि में 1 जोड़ोगे तब 2 प्राप्त होगा। ठीक, अब देखोगे बाद वाला जो पद है यह संख्या है 3, वो 3 की प्राप्ति कैसे हुई है? तो 3 की जो प्राप्ति हुई है वो अपने से ठीक पहले वाली संख्या 2 में एक निश्चित राशि 1 जोड़कर प्राप्त की गई है। 2 में 1 की राशि जोड़ी गई है तब जाके ठीक बाद वाली संख्याएं प्राप्त होती रही है। तो संख्याओं की ये जो सूची है इस सूची को कहा जाएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। समझ पा रहे हैं? तो याद रखिएगा, जोड़े जाने वाली वह निश्चित राशि धनात्मक वास्तविक संख्या भी हो सकती है, ऋणात्मक वास्तविक संख्या भी हो सकती है और निरपेक्ष वास्तविक संख्या शून्य भी हो सकती है। और साथ ही साथ में ये भी ध्यान रखिएगा कि जरूरी नहीं है ये कोई पूर्णांकीय राशि ही हो जाए, शून्य या गिनती की धनात्मक या ऋणात्मक संख्या ही हो जाए। कई बार ये क्या होगा कि उसमें जोड़े जाने वाली राशि जो होगी वो दशमलव के रूप में भी आ सकती है, कभी देखोगे भिन्नात्मक रूप में यानी बट्टा के रूप में भी आ सकती है, कभी वो रूट के रूप में भी आ सकती है। तो उस स्थिति में आपको और एक बात जान लेना चाहिए कि किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जोड़े जाने वाली ये जो राशि है, एक समान मान वाली जो राशि है जिसको जोड़कर हम लोग ठीक बाद वाले पद को प्राप्त कर रहे हैं, तो उस जोड़े जाने वाली निश्चित राशि जैसे इसमें 1 जोड़कर प्राप्त किए हो, ठीक है, बाद वाली संख्या या पद, तो उस स्थिति में यहाँ पर 1 के मान को हम लोग डी के नाम से जानेंगे या फिर हिंदी में सार्व अंतर के नाम से जानेंगे, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, दूसरा नंबर के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो सूची देख रहे हो उसमें जोड़े जाने वाली निश्चित राशि कौन सी है? 4 की है। तो उस स्थिति में यहाँ पर सार्व अंतर या फिर कह सकते हो कॉमन डिफरेंस कितना होगा? 4 का होगा। तो तीसरे नंबर की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जोड़े जाने वाली उस निश्चित राशि का जो मान था वो -1 के रूप में था, तो यहाँ का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो -1 होगा। ठीक है, उस प्रकार से चौथा नंबर का जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखोगे उसमें सार्व अंतर या कॉमन डिफरेंस कितने का है? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जोड़े जाने वाली निश्चित राशि 0 की है, इसलिए यहाँ पर सार्व अंतर या कॉमन डिफरेंस 0 होगा। ध्यान दोगे ये 5वें नंबर का जो उदाहरण हम लोग लिए, तो ये 5वें नंबर में संख्याओं की जो सूची है 2, 3, 5, 8 और 9, वो तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्यों नहीं है? तो इसका मुख्य रीजन या कारण ये है कि संख्याओं की इस सूची में जो सार्व अंतर है वो एक समान नहीं होकर अलग अलग प्राप्त हो रहा है। एक बार 1 प्राप्त हो रहा है, एक बार 2 प्राप्त हो रहा है, एक बार 3 प्राप्त हो रहा है, एक बार 1 प्राप्त हो रहा है। तो जब इनका सार्व अंतर एक समान प्राप्त नहीं हो रहा तो उस स्थिति में संख्याओं की यह सूची अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं कहलाई। आप ध्यान दोगे, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो संख्याएं जो दिख रही है, संख्याएं उनको हम लोग पद या टर्म के नाम से जानते हैं। समझ पा रहे हैं? जैसे यहाँ पर संख्याओं की सूची में पहला उदाहरण में देखिए, संख्याओं की सूची में पहली संख्या 0 है, इसको हम लोग 0 को क्या कहेंगे? इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का प्रथम पद कहेंगे, फर्स्ट टर्म कहेंगे। संख्याओं की इस सूची में देखिए जो दूसरी संख्या है उसका मान है 1, तो उस स्थिति में 1 को हम लोग क्या बोलेंगे? इसका दूसरा पद या द्वितीय पद बोलेंगे, सेकंड टर्म बोलेंगे। इसका जो तीसरी नंबर की संख्या दिख रही है 2, तो उसे क्या बोलेंगे? तो तीसरी नंबर की संख्या को हम लोग इसका तृतीय पद कहेंगे या फिर तीसरे पद के नाम से जानेंगे।
थर्ड टर्म के नाम से जानेंगे। इस प्रकार से ये हो जाएगा चौथा पद, फिर हो जाएगा ये पांचवा पद, या फिर ये हो जाएगा अगला छठा पद। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आगे के संख्याओं का नामकरण कर लेते हैं। प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, पांचवा पद, छठा पद इत्यादि इत्यादि। सबसे जो है एग्जाम्पल में प्रथम पद क्या है 3 है, दूसरा पद 7 है, तीसरा पद 11 है, चौथा पद 15 है और पांचवा पद 19 है। इसको हम लोग निरूपित कैसे करेंगे? तो याद रखिएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जो पद होते हैं उसको हम लोग निरूपित करते हैं। इसके प्रथम पद को हम लोग कहते हैं ए कहें या फिर कभी कभी आप A1 कह सकते हो। तो ए कहने का मतलब हो गया नीचे में 1, यानी कहने का मतलब है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की पहली संख्या है, प्रथम पद है। अब इसकी जो द्वितीय पद है 1, उसको कैसे निरूपित करोगे? इसको कहना है A2 से निरूपित करना है। इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो तीसरी संख्या है उसको कैसे निरूपित करोगे? A3 से निरूपित करोगे। इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो चौथी संख्या उसे हम लोग A4 से निरूपित करेंगे। पांचवीं जो संख्या या पांचवीं पद की संख्या को हम लोग A5 से निरूपित करेंगे। छठे पद की संख्या को A6 से हम लोग निरूपित करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आगे चलते जाएगी। अगर 90वें नंबर का कोई पद है तो उसको कैसे निरूपित करोगे? तो इस सीरियल में 90वें नंबर का जो पद है या उसका जो मान है उसको हम लोग AN से निरूपित करेंगे। AN का मतलब हो गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सूची का 90वां पद का मान। समझ गए? तो इस ढंग से हम लोग दूसरे नंबर के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कर सकते हैं। A का मान कितना है? तो A का मान 3 है। A2 का मान कितना है? 7 है। A3 का मान कितना है? 11 है। A4 का मान कितना है? 15 है। A5 का मान कितना है? 19 है। इस तरह से बाकी अन्य अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के मामले में भी आप ऐसा कर सकते हैं। ध्यान दोगे, कई बार की संख्याओं की सूची स्टूडेंट को दे दी जाती है और बताना होता है कि बताइए दी गई संख्याओं की सूची अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं है। तो संख्याओं की सूची देकर भला आप कैसे पता कर सकते हो कि संख्याओं की सूची अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं है? तो इसका एक सरल उपाय है कि संख्याओं की उस सूची में A1, A2, A3, A4, A5, A6 इसको पहचान लीजिए और संख्याओं की सूची में कोई भी बाद में आने वाले पद के मान में से ठीक पहले वाले पद के मान को माइनस कर देना है। ठीक है, अब प्राप्त अंतर जो होगा वो सार्वंतर होगा। जैसे इसमें A2 माइनस A1 कर दोगे कि A कर दोगे, यानी इसके दूसरे पद के मान में पहला पद के मान माइनस कर दो। A2 में A1 माइनस करोगे तो D निकलेगा, तो इस स्थिति में ये क्या निकलेगा? D निकलेगा। तो A2 माइनस A का मान अगर बराबर हो गया, फिर इसके तीसरे पद के मान यानी A3 में उसके ठीक पहले वाला पद A2 का मान माइनस कर दें। ठीक है, इसमें भी आपका क्या निकलेगा? कॉमन डिफरेंस या सार्वंतर निकलेगा। उसके बाद क्या करना है? A4 के मान में फिर माइनस कर देना है A3 का मान। तो A4 के मान में A3 का मान माइनस कर दोगे फिर से D निकलेगा। उसके आगे देखो, यहाँ पर A5 के मान में A4 का मान माइनस कर दोगे, फिर क्या निकलेगा? D निकलेगा। ठीक है, और इस तरह से फिर आगे चले जाओगे तो A6 के मान में A5 का मान माइनस करोगे, फिर क्या निकलेगा? D निकलेगा। अगर प्रत्येक बार इसका प्राप्त अंतर का मान या D का मान अगर समान समान रहा तो संख्याओं की वो सूची अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो जाएगी। और अगर इनका डिफरेंस या अंतर अगर कम बेसी प्राप्त हो गया तो संख्याओं की वो सूची अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं होगी। जैसे पहला उदाहरण में देख लीजिए कि पहला उदाहरण में A2 का मान कितना है? तो A2 का मान में माइनस करना है A1 या A का मान, तो A2 का मान है 1, तो A2 का मान 1 में माइनस कर दो, A1 का मान कितना? 0, तो प्राप्त अंतर कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, उस प्रकार से क्या करना है? A3 के मान में A2 का मान माइनस करो, तो A3 का मान कितना है? 2 है, तो उसमें माइनस कर दो A2 का मान कितना? 1, तो 2 में 1 माइनस कर दोगे तो कितना होगा? 1 होगा। फिर उसके आगे A4 के मान में A3 का मान माइनस करो, तो A4 का मान कितना है? यहाँ पर 3 है, उसमें A3 का मान माइनस करोगे कितना? 2, तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 1 प्राप्त होगा। उस प्रकार से A5 का जो मान है उसमें A4 का मान माइनस कर दो, तो A5 का मान है कितना? 4, उसमें क्या कर दो? A4 का मान माइनस कर दो 3, तो कितना आ जाएगा? 1। उस प्रकार से A6 का जो मान है 5, उसमें माइनस कर दो A5 का मान 4, यानी प्राप्त अंतर कितना होगा? 1। आप देखिए प्रत्येक बार का जो प्राप्त अंतर है वो क्या है? एक ही समान है, तो ये जो अंतर एक ही समान आ गया तो उस स्थिति में समझ लेना यहाँ पर संख्याओं की सूची का कॉमन डिफरेंस या सार्वंतर एक ही समान है और इस वजह से ये संख्याओं की सूची अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या फिर समांतर श्रेणी में। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग संख्याओं की सूची अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं है इसकी जांच पड़ताल कर सकते हैं। साथ ही साथ में वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगर पता चल गया तो इसकी प्रथम पद को प्राप्त करना आसान हो गया और साथ ही साथ में कॉमन डिफरेंस को प्राप्त करना भी आसान हो गया, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जब भी कोई संख्या आ जाए तो कोई भी दो लगातार आने वाली संख्याओं को उठाना और जो बाद में आने वाली जो संख्या है उसमें से ठीक उसके पहले वाली संख्या को माइनस कर देना, जो अंतर प्राप्त होगा वो सार्व अंतर या फिर कॉमन डिफरेंस के रूप में आएगा, उसे आप लोग डी के रूप में निरूपित कर दो। ठीक है, अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर कोई संख्याएं हैं तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कितने प्रकार के होते हैं।
तो ख्याल रखिएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, समझ पा रहे हैं। पहला हो गया परिमित समांतर श्रेणी, है ना, और दूसरा हो गया अपरिमित समांतर श्रेणी। तो आप उसको कैसे पहचानोगे कि कौन सी समांतर श्रेणी या एपी परिमित एपी है और कौन सी समांतर श्रेणी या एपी अपरिमित एपी है। तो ख्याल रखिएगा वह एपी या समांतर श्रेणी जिसके अंतिम पद का मान आपको पता हो तो उसको हम लोग परिमित एपी या फिर कह सकते हो कि परिमित समांतर श्रेणी के नाम से जानते हैं। जैसे इसमें लास्ट में दिया हुआ था 0 1 2 3 4 5, उसके बाद क्या था डैश डैश डैश, मतलब संख्याओं की ये सूची चलती रहेगी। अब चलती रहेगी तो कहाँ तक जाएगी, तो इसका कोई लेखा जोखा नहीं है, इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं है, ये अपरिमित दूरी तक जा सकती है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका विस्तार अपरिमित दूरी तक हो सकता है। इसमें लास्ट टर्म का मान कितना होगा वो किसी को पता नहीं है, यानी इसके अंतिम पद का मान कितना होगा किसी को पता नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जितना आगे बढ़ोगे वो उतना ही आगे बढ़ती चली जाएगी। तो जब इसका अंतिम पद आपको पता ही नहीं है तो इस प्रकार के एपी का क्या नाम दोगे, इसका नाम दोगे अपरिमित एपी। ठीक, इसमें भी देखिए दूसरा उदाहरण में भी जो एपी दिया गया है इसमें मान है 3 7 11 15 19 फिर डैश डैश डैश। इसमें भी देखिए अंतिम पद का मान किसी को पता नहीं कि उसका मान कितना होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा अपरिमित समांतर श्रेणी या फिर अपरिमित एपी हो जाएगा, समझ गए। लेकिन अगर किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का अंतिम पद पता है, जैसे इसमें 10 9 8 7 6, उसके आगे डैश 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 रहेगा और लास्ट में अगर 0 रह गया, लेकिन 0 के आगे डैश 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 नहीं है, तो उस स्थिति में समझ लेना कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो अंतिम पद है इस अंतिम पद का मान पता है हम लोगों को, और वो अंतिम पद का मान कितना है 0। तो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जब इसका अंतिम मान पता है तो उस स्थिति में इस प्रकार के एपी का क्या नाम होगा, परिमित एपी नाम होगा, है ना। इसको परिमित एपी कहोगे क्योंकि उस परिमित एपी में अंतिम पद के आगे डैश डैश का चिन्ह नहीं रहता। उस प्रकार से जैसे चौथा नंबर में संख्याओं की सूची अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है और इसमें देखिए डैश 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 के बाद अगर आ गया मान के चलिए फिर से अंतिम पद का मान 5 के रूप में, लेकिन 5 के आगे और डैश 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 नहीं है, तो इस स्थिति में क्या देखेंगे सबसे अंतिम पद का जो वैल्यू हुआ या मान हुआ वो किस रूप में आ गया, 5 के रूप में आ गया। तो उस स्थिति में संख्याओं की इस सूची को किस नाम से जानेंगे, परिमित एपी के नाम से जानेंगे। ये परिमित एपी होगी, समझ पा रहे हैं। अब उसके आगे जो 5वें नंबर में संख्याओं की सूची देख रहे हो तो वो तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है ही नहीं, तो फिर उसके अपरिमित या परिमित एपी की होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, तो आज का क्लास में हम लोग फिलहाल इतनी ही जानकारी हासिल किए। अब ठीक नेक्स्ट रोज में इसके अगले भाग की जानकारी लेकर हम आपकी सेवा में दोबारा हाजिर होंगे।